हाँ जी बच्चों, ठीक ठाक हो? ओके बच्चों, हम नए सिलेबस की अकाउंट करेंगे और बहुत आसान है। आप ये तो माइंड से निकाल ही दो कि मुश्किल है, लेकिन आपने मेरी 2-3 बातें माननी है। मैं जो काम कराऊंगा 4 बार रिवाइज करके आना है, 4 बार। कैसे? मैंने यहाँ काम कराया, घर जाते ही पहले उसको देखना है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। उस पढ़ने के बाद आपने करना क्या है, उसको दूसरी कॉपी पर लिखना है, बिल्कुल साफ साफ। दूसरी कॉपी पर लिखने के बाद फिर दोबारा पढ़ के आना है उसको। फिर आप रफ पे रिवाइज करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कैसे करना है, ये वाली कॉपी जो मैं करवाऊंगा घर जाके पढ़ना है, फिर साफ साफ दूसरी कॉपी बनानी है, फिर रफ में रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे उसे। और डेली का काम डेली, पेंडिंग पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। ओके, हम प्रॉपर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करें, हमारी नॉलेज टॉप लेवल की नॉलेज होगी। अकाउंट सबसे अच्छी हमें आती होगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको मेरी सारी बातें सुननी है और माननी है। ठीक है? कोई डाउट है किसी को? मैं आपको एक बात बताऊं, अब ना ज़्यादा एएस आ गए हैं हमारे पास। हमारे जो सिलेबस है, अब हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा एएस आ गए हैं। मुझे आपको एएस का बेस बताने के लिए, आपने बड़े सारे वर्ड सुने होंगे अकाउंट्स में, सारे वर्ड्स को समझाना है। अकाउंट कैसे कैसे, क्यों चली, कैसे नहीं चली, क्या कहानी हुई, क्या प्रॉब्लम आई, क्यों अकाउंट पढ़े, सारी कहानी करनी है आज मुझे आपके साथ। तो क्या मैं शुरू करूं अपनी कहानी? बोलो पक्का? चलो, मेरी बात को सुनना शुरू करना आराम से समझ के। एक बात ये, आज ना मैं हिस्ट्री में जाऊंगा पूरी अकाउंट्स की। क्यों बनी, कहां बनी, कैसे बनी, किसको प्रॉब्लम आई, क्या हुआ, आपको नहीं समझ में आया आपने पूछना है, बस इतना सा काम करना है आपने और कुछ नहीं करना। करूं मैं शुरू? पक्का? चलो, मेरी बात को जरा सी सुनना शुरू करना। आपको पता है अकाउंट्स क्यों बनाई गई, कहां से बनी, किसको सबसे पहले प्रॉब्लम आई, सबसे पहले किसका दिमाग खराब हुआ कि अकाउंट बनाऊं और क्यों बनाऊं? नहीं, मैं आपको आता हूं आराम से। आज ना टाइम मशीन में बैठेंगे, पुराने टाइम से लेकर आज तक अकाउंट्स में क्या क्या आया, कैसे कैसे आया, कब कब क्या क्या प्रॉब्लम आई, सब डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन मोटिव यही है। ठीक है? चलो मैं बताता हूं। ईयर 1494 में 1444 में 14, आराम से मैं सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। आपने बस नहीं समझ में आया तो पूछना है। एक बच्चा पैदा हुआ 1444 में, 45 में। उसका नाम था लुको पैसिलियो। क्या नाम था उसका? लुको पैसिलियो। ये बच्चा अपना बड़ा हो, इटली में पैदा हुआ। ये इटली में, इटली के अंदर एक शहर है वेनिस, ये वहां पर पैदा हुआ। ठीक? एक बच्चा 1445 में, लुको पैसिलियो उसका नाम था, इटली के वेनिस शहर में पैदा हुआ। अब ये वहां बड़ा होता रहा। इसका मैथ बहुत अच्छा था, मैथ बहुत अच्छा था इस लड़के का। इसने एक बिजनेस शुरू किया। जब इसने बिजनेस शुरू किया, इसका बिजनेस बहुत चल रहा था अच्छा। अब इसको प्रॉब्लम बड़ी आने लगी। सारा दिन ये दुखी रहता था। इससे एक आदमी 100 रुपए का सामान लेकर जा रहा है, 80 रुपए देकर जा रहा है, बताना बैलेंस कितना रहा? 20 रुपए। ये कहता था मैं सोचना पड़ता है कि 100 में से 80 माइनस करने हैं। मैं कोई ऐसी टेक्निक बनाना चाहता हूं कि सोचना ना पड़े, अपने आप ही 100 एक जगह आए, 80 एक जगह आए, अपने आप माइनस होता रहे। अपने आप माइनस का मतलब क्या चीज माइनस करनी है, क्या चीज प्लस करनी है, ये ना करना पड़े मुझे। मेरी बात समझ में आई आपको? कौन सा सन था? 1445।
एक बच्चा था, उसका नाम क्या था? लुक्को, और वेनिस शहर इटली में पैदा हुआ। मैथ बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम क्या आई उसके सामने कि जी मैथ, इतना ज्यादा मैथ नहीं कर सकता। जैसे एक राम है, राम मुझसे 100 रुपए का सामान लेकर गया, 80 रुपए मुझे दे गया, फिर दोबारा 50 रुपए का सामान ले गया, तो अब मुझे दोबारा 50 ऐड करने या लेस करने? 100 रुपए का सामान पहले लेकर गया, 80 रुपए दे गया, अब फिर 50 का सामान ले गया, ये 50 ऐड करूं कि लेस करूं? ले गया मुझसे सामान, ऐड, अब 150 रुपए हो गए हैं। फिर 30 रुपए दे गया, अब ये 30 ऐड करने के लेस करने हैं? लेस करने हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। वो कहता है मैं कोई ऐसी टेक्निक बनाऊंगा, ऐड वाले सारे अपने आप एक साइड हो जाएंगे, लेस वाले सारे अपने एक साइड अपने आप आएंगे, सोचना नहीं है माइंड में। उसने एक टेक्निक बनाई 1494 में, उसने टेक्निक बनाई जिसका नाम दिया गया डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम दिया गया? डबल एंट्री सिस्टम। लुक्को पेसिलियो ने बनाई और डबल एंट्री सिस्टम बनाया। इस डबल एंट्री सिस्टम में प्लस वाले सारे अपने आप एक साइड चले जाते हैं, माइनस वाले सारे अपने आप एक साइड चले जाते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक थी। उसने अपनी इस टेक्निक के बारे पूरे वर्ल्ड को बताया। कहता है आपको अकाउंटेंट इतने चाहिए ही नहीं, आपको आदमी दिमाग वाले नहीं चाहिए, आप मेरी टेक्निक से उन्हें ये 4 बातें सिखा दो, बस वो 4 बातें लिखते रहेंगे, अपने आप क्या ऐड होना है क्या लेस होना है अपने आप होता रहेगा, कुछ नहीं करना। आप मुझे बताओ क्या ये अच्छी बात की उसने या नहीं की? बिजनेस में खरबों रुपए का लेन देन है, आपको सच बताओ दिमाग खराब हो जाता है, ये ऐड होगा कि लेस होगा, इतना ही भूल जाते हैं आदमी, ये ऐड होगा कि लेस होगा। बस उसकी एक छोटी सी टेक्निक है, उस टेक्निक से काम करो, ऐड वाले सारे अपने आप एक तरफ चले जाएंगे, लेस वाले सारे अपने आप एक तरफ चले जाएंगे। उसने ये टेक्निक 1494 में सबको बताई और ये टेक्निक पूरे वर्ल्ड ने समझ ली कि हां ये टेक्निक बहुत अच्छी है। आज मैं आपको पूरी अकाउंट्स के बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा, एक एक वर्ड बताऊंगा आपने जो आज तक पढ़े होंगे कि ये वर्ड क्या था, कहां से आया, कैसे आया, इंडिया में क्या हुआ। फिर 1514 में वो डाइड हो गया, मर गया लुक्को पेसिलियो। आपने लुक्को पेसिलियो देखा हुआ है? मैं आपको दिखाता हूं पहले लुक्को पेसिलियो कैसा था। आज चिंता मत करो, हम बिल्कुल आराम से पूरे डिटेल तक जाएंगे। 1 मिनट मैं कोशिश करता हूं कि मैं लुक्को पेसिलियो को यहीं पे ओपन कर सकूं, मुझे 1 मिनट दे दो बस, 1 मिनट। मैं नेट पे खोल रहा हूं लुक्को पेसिलियो को, 1 सेकंड दे दो मुझे, मैं कोशिश करता हूं इसको इधर ले आऊं ना। लुक्को पेसिलियो, आप ना हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास ना ऐसा नहीं है कि हम आराम से बैठेंगे और जी चलो जी फटाफट अकाउंट के क्वेश्चन निकालो। लुक्को पेसिलियो, पिक्चर ऑफ लुक्को पेसिलियो, ये क्या निकल आया? ये तो कोई पिज्जा आ गया। फादर ऑफ अकाउंट्स, ये है लुक्को पेसिलियो। इमेजेस निकालते हैं इसकी, ये है लुक्को पेसिलियो। ध्यान से देखिए, ये लुक्को पेसिलियो की पिक्चर है। ये थे लुक्को पेसिलियो, इटली के रहने वाले, वेनिस शहर। कहाँ है लुक्को जी? आपकी तो आधी पिक्चर नजर आ रही है। चलो ये समझ में आ रही है आपको लुक्को पेसिलियो की? ये थे लुक्को पेसिलियो जिन्होंने अकाउंट सबसे पहले जनरेट की 1494 में। आप 1494 याद रखें, 14th सेंचुरी में इन्होंने सबसे पहले अकाउंट्स की बनाई थी और मैथमेटिक्स डबल एंट्री सिस्टम बनाया था खाली, और पूरे वर्ल्ड ने मान लिया था। इनके बाद और भी लोग आते रहे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करते रहे, लेकिन इससे पहले भी होंगे, लेकिन इनकी सबसे पहले मानी गई। 1494 ने पूरा वर्ल्ड मान गया कि लुक्को पेसिलियो ने वाकई कुछ काम किया है। ये थे लुक्को पेसिलियो, इटालियन मैथमेटिक्स थे और
ये उसमें बोर्न हुए थे, उस शहर भी देखना क्या इनका? 2 मिनट। वेनिस, इटली, इटली सिटी, वेनिस इटली। ये है वेनिस सिटी, ये देखो, ये है, इस सिटी में पैदा हुए थे ये, इटली की। ध्यान हो गया? सबसे पहले मेरे साथ बुद्ध बोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले अकाउंट की, सबसे पहले फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? कहां के रहने वाले थे? वेनिस, इटली के वेनिस शहर। ठीक है, वेनिस शहर। अब वेनिस शहर के बाद अब मुझे बताएं, इन्होंने सबसे पहले अकाउंट्स कब दी लोगों को? 1494 में। 1494 में इन्होंने सबसे पहले सबको अकाउंट दी और इन्होंने एक अच्छा सिस्टम बना दिया और 1517 में ये डाइड हो गए। कोई डाउट किसी को? अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लुको पैसिलियो के बारे में लिख लेते हैं। हम लुको पैसिलियो की 1494 की सारी बातें समझ चुके कि सबसे पहले किस आदमी ने काम शुरू किया। आओ मेरे साथ साथ थ्योरी में लिखना शुरू करें। अब लुको पैसिलियो के बारे में लिख लेते हैं। लिखिए। हम हमारी नॉलेज बच्चों सबसे बहुत ज्यादा ग्रेड करेंगे हम, थियोरटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। बट मुझे आपका साथ पता क्या चाहिए? आप डेली काम करके आएंगे, मतलब दोबारा ये बातें आती हो आपको, मुझे बार बार करने ना पड़े। जल्दी नोट करें आप लोग, लिखें। फरा लुको पैसियोली, सबसे पहले अकाउंट इन्होंने बनाई थी। फरा लुको पैसियोली, नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले फरा लुको पैसिलियो ने अकाउंट्स बनाई थी। ही वॉज एन इटालियन मैथमेटिक्स, ये इटली के रहने वाले मैथमेटिशियंस थे। ही पब्लिश हिज फर्स्ट बुक इन 1494। 1494 में इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की। ये पैदा कब हुए थे और मरे कब थे? ही बोर्न in 1447 and died in 1517। तो सबसे पहले जब अकाउंट बनाई थी लुको पैसियोली ने बनाई थी। लुको पैसियोली के नाम से ज्यादा जानते हैं, फरा नाम लोग कम लेते हैं। लुको पैसियोली जो इटली के रहने वाले थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने सबसे पहले अकाउंट्स बनाई थी। 1494 में पहली बुक लिखी थी कि जी ये हमारी बुक है। और मैंने आपको बताया इन्होंने प्रॉब्लम क्या समझाई थी लोगों को। क्या प्रॉब्लम समझाई थी? क्यों बनाई थी इन्होंने बुक? कि ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, बड़ी दिक्कत होती है। इन्होंने सबसे पहले जब बुक बनाई इन्होंने यही बोला, कहते देखो मैंने एक आदमी से 100 रुपए का सामान बेचा, 80 रुपए आ गए, फिर मैंने उससे 80 का खरीदा, ये तो माइनस में आना चाहिए। मैंने उनको 20 रुपए दिए, ये इस वाली साइड आना चाहिए। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, आपको नहीं सोचना क्या किस साइड जाएगा, अपने आप ऐड वाली सारी आइटम एक तरफ, माइनस वाली सारी आइटम एक तरफ हो जाएंगी। और इन्होंने उस एंट्री को, उस सिस्टम को नाम दिया डबल एंट्री सिस्टम। और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, सारे वर्ल्ड ने मान लिया कि वाकई लुको पैसिलियो ने कोई चीज बनाई है। आपको पहले मेरी बात समझ में आ गई? आज मैं आपको टाइम मशीन पर ही बिठा कर लेकर जाऊंगा, टोटल अब तक कौन कैसे कहां पर आया सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अकाउंट किसने बनाई? जल्दी बोलते रहो मेरे साथ साथ। लुको पैसियोली ने। कहां के रहने वाले थे? इटली के। इटली के कौन सा शहर था? वेनिस। मैंने अभी आपको दिखा दिया इटली भी और वेनिस भी, शक्ल भी दिखा दी लुको पैसिलियो की। आगे वो उन्होंने सबसे पहले अपनी अकाउंट्स कब बताई थी? 1494 में। पैदा कब हुए मरे हुए कोई बात नहीं, 14 में पैदा हुए तो ही मरी गए होंगे, वो याद रखने की जरूरत है, बस एक बताया मैंने आपको। अब मेरी बातों को समझना शुरू करते। हम ना टाइम मशीन पर जाते हैं, वापस चलते हैं टाइम मशीन से। अब समझो पुराने जमाने में जाना पड़ेगा हमें पूरी अकाउंट समझने के लिए।
उसके बाद 1494 के अकाउंट्स के बाद बहुत लोग आए, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करते रहे। दो कंट्रीज हैं जो आपस में कभी नहीं एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ी होती है ज्यादातर, जिसमें एक था यूएसए, एक है इंग्लैंड। जो मैं रेड पेन से लिखूंगा वो आपने नोटिंग करनी है, ठीक है। एक यूएसए और एक इंग्लैंड। 1929 में, 1929 में, उसके बाद धीरे धीरे अकाउंट चलती रही। मैं अब ज्यादा इतनी पीछे नहीं जा पाऊंगा। 1929 से हम, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमें तब से ज्यादा बातें करनी है। 1929 में यूएसए की स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्रैश आया, बहुत चोरियां हो गई, लोगों ने बहुत चोरियां की। 1929 में मार्केट क्रैश हो गई यूएसए में। उनका स्टॉक एक्सचेंज एकदम डूब गया, क्योंकि लुको पैसिलो के अकाउंट तो चला रहे थे, रूल नहीं थे कुछ भी। ये बड़े परेशान हुए 1929 में। यूएसए वालों ने सोचा सभी लोगों की अकाउंट एक जैसी होनी चाहिए, रूल एक जैसे होने चाहिए। इन्होंने एक रूल बनाए यूएसए वालों ने, और बता दिया कि अगर हमारे साथ कोई बिजनेस करेगा, उस बिजनेस को अपने अकाउंट्स पर ये रूल लगाने होंगे, हम तभी उन पर यकीन करेंगे, अदरवाइज हम बिजनेस ही नहीं करने देंगे अपने साथ। अगर आपको हमारी स्टॉक एक्सचेंज में आना है तो आप लोगों को उसी तरह से बिजनेस करना होगा। तो इन्होंने 1932 में, 32-33 में यूएस गैप बनाए। यूएस गैप, यूनाइटेड स्टेट जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बनाए? यूएस गैप। क्या नाम रखा इनका? यूनाइटेड स्टेट जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप मेरी बात समझे, हम लोगों को वो तो करना ही है, ये समझो मेरी बात को, कि हम लोगों को लुको पैसिलियो को तो फॉलो करना ही है। उसको तो छोड़ दो, क्या मैं लुको पैसिलियो को फॉलो नहीं करना, रूल तो अकाउंट तो उसी की फॉलो होगी। पर रूल है कि जैसे डेटर्स को इस जगह पर लिखना है, इसको इस जगह पर लिखना है, बिल्कुल रूल बना दिए इन्होंने। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या बनाई इन्होंने? यूएस गैप। इनके जिसने बनाए, इनके वहां पर, जैसे हमारे यहां पर भी बनाए जाते हैं, हमारे यहां पर भी एक बॉडी है बनाने वाली। इनके यहां पर जिस बॉडी ने बनाए, उसका नाम था एक सेकेंड, उसका नाम था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। उसका नाम था, यूएस गैप बनाने वाले का, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग कॉरपोरेशन। आपने बड़ी जगह पढ़ा होगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ये कहा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ये कहा। वो उन्होंने बनाए थे, यूएस गैप बनाए थे उन्होंने। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? पक्का? किसी ने यहां तक मुझसे कुछ पूछना हो तो बता दो। कोई भी कुछ भी पूछना चाहता हो तो मुझे बता दे कि सर यहां तक हमें प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आगे चलते हैं। बच्चों कुछ इशू आ रहा है कैमरे में, मैं बिना कैमरे के बोल रहा हूं, आप समझते रहे। आप मेरी एक बात समझिए, 1929 में यूएस मार्केट में क्या आ गया? क्रैश आया। उसके क्रैश आने के बाद उन्होंने क्या सोचा? सभी के एक ही रूल होने चाहिए। उन्होंने बनाए यूएस गैप, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग ने बनाए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग ने बनाए। क्या बनाए? यूएस गैप। इधर इंग्लैंड का राज चल रहा था। तब तक हम इंग्लैंड के अंडर ही थे, हमारे पर कब्जा था इंग्लैंड का। हम यहीं बैठे थे, इंडिया वाले इंग्लैंड के कब्जे में, सब कुछ वही कर रहे थे। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे उस टाइम, हम तो उनके कब्जे में थे। क्लियर भाई? 1929 में हम उनके कब्जे में थे, 1932-33 में हम उनके कब्जे में थे। 1927 में महात्मा गांधी को समझ में आई, जब 29 महात्मा गांधी को समझ में आई कि हमारे इंडिया के अंदर भी
कुछ ना कुछ ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो अकाउंट्स के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में बात उठाए। 1927 में महात्मा गांधी ने, एक वो थे बिरला थे, उनका नाम था बिरला का घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी ने घनश्याम दास बिरला और परशोत्तम ठकराल, इन दोनों के साथ डिस्कशन की कि हमारे इंडिया में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो बिजनेसमैन की आवाज उठाए। और इन्होंने एक बॉडी का निर्माण किया जिसे बोलते हैं हम फिक्की। आज भी है ये बॉडी दिल्ली में। इसका काम है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग के अंदर जो जो बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस की जाती है और गवर्नमेंट से बताया जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है और फिर उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। ये सबसे पहले बात हुई थी, किसने बनवाई थी ये? घनश्याम दास बिरला और परशोत्तम ठकराल, इन दोनों ने मिलकर, महात्मा गांधी ने तो अपनी राय दी थी, 1927 में फिक्की बना दी। फिक्की दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मैं आपको दिखाता हूं फिक्की कैसे है, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको फिक्की दिखाता हूं कैसे है। एक सेकेंड, कहां गया? फिक्की, फिक्की न्यू दिल्ली। ये देखो, ये फिक्की का हमारा न्यू दिल्ली के अंदर वो है, बिल्डिंग है उनकी फिक्की की, जो गांधी जी की राय पर बनी थी और घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठकराल ने मिलकर बनवाई 1927 में। इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको ना बार बार मैं यूज करूंगा इन वर्ड्स का, मैं कहूंगा फिक्की ने ये कहा, तो आप मुझे उस टाइम दुखी नहीं करेंगे जी फिक्की क्या आ गया बीच में, तो आप मुझे ऐसे दुखी नहीं करेंगे। मैं इसीलिए ये सब दिखा रहा हूं आपको कि फिक्की एक बॉडी है। मैं बार बार कहूंगा एएस बनाते टाइम फिक्की से पूछना पड़ेगा, तो आपको पता ही नहीं फिक्की है कौन, आप बार बार दुखी रहते हो फिक्की कौन आ गया बीच में। तो 1927 में फिक्की आ गई। तो अब आपको दो बातें समझ में आ गई। हम टाइमिंग मशीन पर बैठे थे, हम टाइमिंग मशीन से देख कर आए कि 1494 में लुको पैसिलियो ने बोला कि जी हां अकाउंटिंग होनी चाहिए। उसके बाद यूएसए के अंदर क्रैश आया और यूएसए के अंदर यूएस गैप बन गए। तब तक हम फिक्की बनाए बैठे थे। अभी यहां तक की कहानी को लिखे कि क्या क्या बातें हो चुकी है अब तक। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि यूएस गैप। अब आप लोगों को पता होना चाहिए यूएस गैप होते क्या है। ये नहीं पता कि क्या है वो बात अलग है, लेकिन ये पता तो होंगे ना यूएस गैप अमेरिका ने बनाए थे। अभी चलेंगे, बार बार आएगा कि यूएस गैप होने चाहिए, ये होना चाहिए। आओ मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। पहले फिक्की लिखवा दूं क्योंकि 1927 में पहले फिक्की बनी। और फिक्की के बारे में लिखते हैं, लिखो फिक्की। अब मैं बार बार कहूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में फिक्की का ये योगदान है, फिक्की से ये बात करनी पड़ेगी, तो परेशान तो नहीं करोगे ना। फिक्की क्या आ गया बीच में, लिखना शुरू करो फिक्की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर। आपको पूरा नाम याद ना हो या ना हो, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पूरा नाम नहीं आ रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता इस बात से आपको नाम क्यों नहीं आ रहा, लेकिन बस आपको फिक्की पता होना चाहिए। आपको नहीं याद आ रहा ये कब बनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मेरे को एक आइडिया होना चाहिए आपको कि ये बातें आती हैं आपको। लिखें फिक्की is the voice of इंडियन बिजनेस। ये इंडियन बिजनेस की वॉइस है।
it is established in 1927. Its headquarters इन न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मैं गया हुआ बहुत बार इसमें। आप भी अगर कभी जाए नई दिल्ली, तो नई दिल्ली वो है, कौन सा है, पोश इलाका है, नाम भूल गया मैं उसका। आईटीओ से आगे निकलते ही कट जाता है, बिल्कुल सामने टक्कर में फिक्की है। आईटीओ से थोड़ी सी आगे चल के कट जाता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा पोश इलाका है उस तरफ, तो वहां पर है ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आज मेरी पिक्चर नहीं आ रही, आप में से कोई भी वीडियो देखे तो आज पिक्चर नहीं आएगी। यहां तक बात समझ में आ गई आपको मेरी? तो मैंने क्या क्या बोला आपके पास, यहां तक आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 29 के अंदर यूएस के अंदर क्रैश आ गया। यूएस वालों ने क्या बना दिए, यूएस गैप। अब देखो यूएस गैप, आप इसके बाद मुझे कभी भी दुखी नहीं करेंगे। मैं कहूंगा यूएस गैप आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, अंदर क्या लिखा हुआ। यूएस गैप वालों ने क्या किया, वो तो गोली मारो, वो तो बहुत बड़ी बात है। आइडिया तो ना यूएस गैप होते ही है, बार बार यूएस गैप बोलते रहते हो, तो लिखे यूएस गैप। यूएस गैप, यूनाइटेड स्टेट जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाइनटीन 32-33 फर्स्ट टाइम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स, ये इनका पूरा नाम है, इशूड यूएस गैप। यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको कि हमारा देश किस तरह से चल रहा था। किसी को यहां तक दिक्कत आई हो तो मुझे बता दे, बोलो। कौन? हाँ 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 हाँ, जो अकाउंट्स जो थी ना, वो अकाउंट्स बहुत उलझ उलझ के अलग अलग देश वालों ने अलग अलग अकाउंट बना रखे थे, उसमें गफले कर दिए थे बहुत तगड़े, झूठे प्रॉफिट्स दिखा दिए थे, कंपनियों के प्रॉफिट थे नहीं। मैं आप यही पूछ रहे हो ना कि 1927 में क्रैश हुई तो इनको ये प्रॉब्लम क्या, इन्होंने क्यों बना दिए गैप? हुआ यूं, अलग अलग देश में अलग अलग अकाउंट चल रही थी, कंपनियां झूठे मूठे प्रॉफिट दिखाई जा रही थी, मैंने इतना कमा दिया, मैंने इतना कमा दिया, लोग उनमें पैसा लगाए जा रहे थे, लोग पैसा लेके भाग गए, पता चला इनके अकाउंट्स ही गलत थे, लोगों ने वैसे ही पैसा लगा दिया इनमें। यूएस वालों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया, अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन 200 रुपए लगना है तो 10 ही लगना है, आप अपने हिसाब से ज्यादा कम नहीं करोगे, रेट हम बताएंगे। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड बना दिए ताकि सबकी अकाउंट से एक तरह से हो। सारे देश वालों ने मानी नहीं, वो उन्होंने कहा जो हमारे साथ बिजनेस करेगा ना और हमारे यहां पर आके रजिस्टर्ड होना चाहेगा, उसको तो यूएस गैप के अकाउंट अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग उन पर यकीन कर सके। बात मेरी समझ में आ गई? मैं अब उस रीजन में नहीं जाना चाहता कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई थी, गड़बड़ियां बहुत सारी हुई थी, उस गड़बड़ियों को उन्होंने कहा हमारे साथ काम कर रहे तो ऐसे करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? पक्का? अब आगे चलते हैं। आप देखो 1494 में कौन दे गया था हमारे पास, लुको पैसिलियो अकाउंटिंग दे गया था, डबल एंट्री सिस्टम। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है वो कब पैदा हुआ कब गया, दे के चला गया। इसके बाद इधर इंग्लैंड बैठा था, हम इंग्लैंड के अंडर बैठे थे, फिर भी हमने 1927 में फिक्की बना दी। क्लियर? इधर से यूएस के अंदर 1927 में 1929 में, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद है क्रैश आया था, स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था और 1990 वो
32-33 में इन्होंने यूएस गैप बना दिए, जो इनका एक इंस्टीट्यूट था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसने ये बनाकर दे दिया यूएस गैप। इधर 1948 आ गया, हमारा देश आजाद हो गया। इधर से हम इंडिया हो गया और इंग्लैंड अपने रास्ते चला गया। इंग्लैंड का बहुत देशों पे कब्जा था, खाली हमारे भी कब्जा नहीं था, बहुत देशों पे कब्जा था। 1948 आ गया, हमें भी समझ में आया कि हमारी भी अकाउंटिंग होनी चाहिए, हमारे भी अपने सिस्टम होने चाहिए। हमने 1949 में आईसीआई बना दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि अब आप देखो अकाउंट्स के रूल्स आप बनाओ, हमारे देश में भी बाकी देशों की तरह रूल होने चाहिए। अब तक तो हम इंग्लैंड वालों की अकाउंटिंग कर रहे थे, एकदम हम बने थे तो आपको क्या लगता है एकदम बनते ही हमने अपने बना दिए होंगे हमारे सीईओ ने? ना, उन्होंने जो इंग्लैंड वाले काम करे थे उसी काम को अपना लिया 1949 में। मेरी बात समझ में आ गई? 1949 में कौन बन गया? आईसीआई। कोई डाउट? अब यूएसए के साथ काम करना है तो आपको यूएस गैप के अकॉर्डिंग अकाउंट बनानी पड़ेगी, बात खत्म हो गई थी। यूएसए तो बिल्कुल माना ही नहीं। इंग्लैंड वालों को समझ में आया कि यूएसए ठीक कह रहा है, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में बड़ी खलबली है, हर आदमी अपने अकाउंट अलग बना रहा है बैठ के, हर आदमी का अलग तरीका है। एक देश दूसरे देश के अकाउंट ही नहीं समझ पा रहा हो क्या रहा है, कैसे बिजनेस कर रहे हैं। आखिरकार इंग्लैंड ने भी सोचा कि कुछ ना कुछ करना होगा। अब इंडिया अलग चल रहा है, इंग्लैंड अलग चल रहा है। इंग्लैंड ने 1973 में यह सोच लिया पूरे वर्ल्ड की अकाउंट एक होनी चाहिए, 1973 में, और इसने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और उसमें सब देशों को बुलाया कि इस कमेटी के मेंबर बनो, मैं आपको बताऊंगा अकाउंट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतने साल राज किया, मैं पूरा संपन्न देश हूं, उस तरह से सबकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, सारे देशों का बिजनेस एक जैसा होना चाहिए। 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई, जिसमें इंडिया भी मेंबर बना जाकर। अब आईसीआई काम करेगा, अब और कोई काम नहीं करेगा, आईसीआई जाके उसका मेंबर बन गया, क्योंकि अब सारा काम अकाउंट्स का आईसीआई के पास आ चुका। थोड़ा सा बच्चों बोरिंग जरूर हो सकता है, लेकिन रियल अकाउंटिंग समझ यहीं से आती है। मैं बार बार कहता हूं इंटरनेशनल अकाउंटिंग IASC, बच्चों को समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। इन्होंने 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी बनाई, जिसके अंदर लगभग 75 कंट्रीज, 75 कंट्रीज मेंबर बन गई कि आप बनाओ, हम देखेंगे और फिर फॉलो करेंगे। क्लियर? अब इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने शुरू किए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो इन्होंने एक कमेटी भी बनाई, जिसका नाम रखा इन्होंने स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। जब भी हम भी ऐसे इंडिया में करेंगे, कॉपी करना है हमने इन सबको, कि अगर किसी को हमारी बात नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो हम भी अपनी इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाएंगे। मेरी बात समझ में आई? 1973 में इंग्लैंड ने क्या किया, जल्दी बोलो, 1973 में क्या किया इन्होंने? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई, जिसके अंदर कितने मेंबर थे? कम से मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, 75 के आसपास कंट्रीज मेंबर बन गई थी इनकी। और उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पूरे वर्ल्ड को दिए कि ऐसी होनी चाहिए अकाउंट्स, सबको ये रूल फॉलो करने चाहिए। यूएसए तो मानने को तैयार ही नहीं था, वो तो अपने रूल चला रहा था। यूएसए कहता था मुझसे बात करनी है, क्योंकि तो बहुत अमीर था, मुझसे बात करनी है तो मेरी बातें मानो, जोड़ो उसकी बातों को। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, यूएस गैप, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स, आईसीआई आ चुका, फिक्की आ चुका, आपके पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी आ चुकी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुकी, और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी आ चुकी, हमारे पास ये सारी बातें आ चुकी। एक सेकंड, कहां गया मूर्ख?
अब आगे चलते हैं, चले आगे। अब जैसे हमने, अब हमें तो किसकी बातें माननी थी? इंग्लैंड की, क्योंकि हमारे ऊपर तो इंग्लैंड बहुत टाइम से राज करके गया हुआ था। हमें तो इंग्लैंड की ही बातें माननी थी, हमें यूएस की बातें तो मान ही नहीं सकते थे हम। और हम क्या, ज्यादा कंट्रियों पर राज किया हुआ था, तो 75 की 75 कंट्रियों ने इसको समझा और हमें उसी की बातें माननी थी। हम इसके अलावा तो बात ही नहीं मान सकते थे। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बनाया था ऐसे ही हमने भी, आईसीआई ने 1977 में अपने यहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने शुरू किए। अब वो तो पूरे देश विकसित थे, हम ऐसे अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो लगा नहीं सकते थे, हमारे देश में कई कमियां थी। हमारे सीईओ ने एक कमेटी बनाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बनाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हमने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक सेकेंड, यहां तक समझ में आ गई आपको मेरी बात? हमने क्या बना दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओहो, आप मेरी बात समझे। सबसे पहले मुझे बताते चले जाए क्या क्या हुआ। आप मुझे बताएं 1494 में क्या हुआ? लुको पैसिलियो डबल एंट्री सिस्टम देके चला गया। ये क्या हो रहा है? लुको पैसिलियो डबल एंट्री सिस्टम देकर चला गया। इसके डबल एंट्री सिस्टम देने के बाद क्या हुआ? 19, आप 29 को छोड़ो, उसको मैं जब उसमें वो आया था, आप ये बताओ यूएस गैप आ गए 1932-33 में यूएस गैप आ गए। एक सेकंड, मुझे ना दोबारा ओपन करनी होगी शीट, कुछ इशू आ रहा है। तो उसके बाद उनके पास यूएस गैप आ गए, हमने यूएस गैप को फॉलो करना शुरू कर दिया। लो जी, हमारे पास यूएस गैप आ गए 32-33 में। और जो किसने बनाए? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ने। इधर हम इंग्लैंड के अंदर चल रहे थे। 1927 में हमने क्या बना दिया? फिक्की। फिक्की बनते ही कुछ दिनों बाद हम आजाद हो गए। 1948 में तो हम आजाद हुए। 1949 के अंदर हमने आईसीआई बना दिया कि हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। इधर से इंग्लैंड चल रहा था, अपना काम कर रहा था, अकाउंटिंग तो वही चल रही थी जो इंग्लैंड ने चला रखी है। अब 1973 में इसको भी समझ में आ गई कि अगर बिजनेस ओवरऑल करना है तो आपको बढ़ना होगा। तो इन्होंने क्या बना दिया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इन्होंने क्या बनाए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो क्या बनाया? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। हम लोग क्या बन गए 1973 में? आईसीआई इसका मेंबर बन गया कि जी आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो हम वैसे ही करेंगे, हम भी पूरे वर्ल्ड के साथ मिलना चाहते हैं। और इसी जैसे इन्होंने बनाया था ऐसे ही हमने क्या किया 1997 में 1977 में 90 में कापोज की 70 में ना, कुछ साल बाद ही 1977 में हमने भी बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंट्स कैसे चलेगी, क्या चलेगी, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। आज भी है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मैं बार बार कहूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने वो कर दिया, तो आप मुझे उस टाइम दुखी नहीं करेंगे। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड? जैसे इसने कमेटी बनाई हमने भी कमेटी बनाई अपनी। अब ये हमारे इंडिया की कमेटी है, आईसीआई की कमेटी है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए। अब हमें भी ऐसी प्रॉब्लम थी, लोगों को समझ नहीं आया क्या कर रखा है इसमें। मैं भी आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा सारा कुछ। इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। आज है हमारे पास ये सब कुछ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन आ गई। ये बिल्कुल
इसकी तरह कॉपी थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह, कुछ चेंज करके, बिल्कुल कॉपी थी। ये नंबरिंग भी सेम है, अगर इनका नंबर 1 है तो हमारा भी वही नंबर 1 है। हमने क्या किया हुआ है, सारे रूल नंबरिंग में लिखे हुए, जैसे रूल नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी, रूल नंबर 2 स्टॉक की कैसे वैल्यूएशन करेंगे, रूल नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। हम उन्हें AS1 AS2 AS3 बोलते हैं, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 बोलते हैं। सेम तो नहीं है, बल्कि हूबहू सी तर्ज पर है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको अब यहां तक की बातें समझ में आ चुकी? ICAI का जन्म हो चुका, मेंबर बन चुके हम उसके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी आ चुकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आपको पहले इतनी बातें, अब मैं ये बातें लिखवा चुका हूं कि 949 में आए, हम गैप की बात लिख चुके, अब हम फिक्की की बात लिख चुके। अब हम चलते हैं कि हम ICAI बनाया हमने, इन्होंने पहले 1973 में ये बनाया, हमने 1977 में ये बनाया। फिर इसके बाद कैसे अकाउंट्स में कौन कौन आदमी एंटर हुए, अभी हमें इनकी डिटेल डिस्कशन करनी है कि इन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे काम किए। बस यही हमारी अकाउंट है। आ जाओ, लिखते हैं पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, लिखना शुरू करें। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये सब पढ़ने के बाद बच्चों आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। वाज फॉर्म्ड इन 1973 इन लंदन। आपको मैंने कहा था ना, अंग्रेजों ने बनाई थी, इंग्लैंड ने बनाई थी, लंदन में इसका ऑफिस भी है, मैं आपको दिखा सकता हूं। आप अगर सर्च करेंगे, अभी मैं आपको इसकी बिल्डिंग दिखा दूंगा कहां पे है। ICAI is also member of इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, हम भी इसके मेंबर हैं। आगे IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, बोल बोल के लिखो ताकि ये याद हो जाए वर्ड, जैसे मुझे याद है आपको याद हो जाए ये वर्ड कि इंटरनेशनल, पूरी जिंदगी में इनसे काम करना है। तो बोल बोल के, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इशूड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS। आपको समझ में आ गई ना अब IAS का क्या मतलब है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए, और इन्होंने क्या बनाया था, एक कमेटी बनाई थी, इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो लिखे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, वो नहीं, ये तो लिखवा दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फॉर्म्ड SIC। SIC क्या हो गया? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। बन गई हमारी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। कोई डाउट किसी को? अब आगे से आप मुझे कभी भी, आज मैं बार बार यूज करूंगा, मैं कहूंगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा है, तो आप मुझे दुखी नहीं करेंगे किसने बनाया, क्या था, क्या आ गया, आपको यही नहीं पता होगा, बस दुखी रहेंगे, फिर आप समझ कहां से आएंगी बातें। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगली बात लिख लेते हैं कि हमने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया। चलो, ये क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, डिटेल डिस्कशन करनी है हमने इस पे, क्योंकि इंडिया की तो हम डिस्कशन पूरी करेंगे, लेकिन अभी पहले धीरे धीरे एक बार चलते हैं, है क्या क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इन इंडिया ICAI formed ASB in 1977। 1977 में हमने तैयार कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB issued
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ASB issued ASI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। मैं बार बार कहूंगा ASI में ये लिखा है, AISI में लिखा है, बार बार कोई बात हमें समझ नहीं आएगी, मुझे लगेगा ये गलत है, आपको लगेगा सही है, मैं कहूंगा ASI ने ये कहा है, तो ASI की बात मानेंगे, उसने इतना बोल दी सारी बातें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। किसी को डाउट हो तो मुझे बताएं, यहां तक अगर किसी को मेरी बात ना समझ में आई हो तो। अभी तक जो जो बातें हो चुकी एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज करो, एक बार मेरे लिख ली आपने सब बातें, अगर आपने ये सारी बातें लिख ली हो तो एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज करो कि क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले 1494 में लुको बेसिलियो आया, डबल एंट्री सिस्टम देके चला गया। उसके जाने के बाद क्या हुआ? उसके जाने के बाद जल्दी बोलो। उसके जाने के बाद 1932-33 के अंदर इधर यूएसए गैप निकाल दिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ने, उधर वो प्रॉब्लम ठीक हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? उस प्रॉब्लम के ठीक होने के बाद इधर 1927 में हमने फिक्की बना दी, इधर 1948 में हम आजाद हुए, 1949 में आईसीआई बन गया, 1972 में ध्यान से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब आए थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब आए थे? ये रे 1973 में लंदन में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई। इन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, इन्होंने स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाई। इनको देखते हुए हमने 1977 में अपना वो बना दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया। अभी हम ये चल ही रहे थे, हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हम तो चल ही रहे थे, अभी हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। हमने 1988 में, मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं आपको कैसे क्या हुआ। 1949 चल रहा था हमारा, वो 1494 गया, 92-93 में ये 19 आ गया, यूएस गैप आ गए। इस यूएस गैप के आ जाने के बाद आपके पास 1927 में हमारे इंडिया का वो आ गया फिक्की आ गया। और फिक्की के आ जाने के बाद हमारे पास 1927 में फिक्की आया। फिक्की के आ जाने के बाद 1948 में हम आजाद हुए, इंग्लैंड अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ। 1949 में आईसी आया, इन्होंने 1973 में इन्होंने, ये बस आपको पता होनी चाहिए, बाद में आपको ईयर याद रहे ना रहे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। 1973 में आपके पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी, जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, जिसने स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाई, और हम क्या बन गए? उसके मेंबर बन गए। जैसे 1973 बीता, हम आगे चले। हम 1977 में हमने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस दी, हम चलना शुरू हो गए। 1988 में हमें समझ में आया हमारी भी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला पर्सन होना चाहिए। आईसीआई से काम नहीं संभल रहा था, पहले तो सारे काम आईसीआई पे डाल रखे थे, आईसीआई से काम ही नहीं संभल रहा था। हमने सेबी की स्थापना करने की कोशिश की।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने बहुत कोशिश की पर 1988 में हम इसे लीगली मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं करवा पाए। 1992 में हमारे यहां पर सेबी बन गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इंडिया के वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स का ख्याल रखती थी कि इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं कंपनियों में धोखा तो नहीं हो रहा कहीं। हमारे यहां सेबी बन गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हम यहां पर सेबी बना के हम तो अभी चल ही रहे थे, हम तो अपना काम ही संभाल रहे थे। अभी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना था, फिर हमारे पास इंटरनेशनल सेबी बना, हम चल ही रहे थे। अब आप मुझे बार बार दुखी नहीं करेंगे, सेबी भी पूरी बड़ी ताकत है। हमें अपने, मैं बार बार बताऊंगा, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, जब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं, फिक्की परेशान करता है हमें सेबी परेशान करता है। बहुत बड़ी इशू बताने वाले हैं इन सब बातों से। हम तो अभी चल ही रहे थे, इंग्लैंड को समझ में आया कि ये चेंज कर देने चाहिए। इंग्लैंड कहने लगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही गलत से लग रहे हैं मुझे। भाई साहब, हम तो तेरी कॉपी मार मार के अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बना रहे थे, हम तो अभी तक वो नहीं पूरा कर पाए, तो इसको भी चेंज करने लगा हुआ है, हमारी तो अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। कहता जी नहीं, इसने 1999 में ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बंद कर दी और एक नई कमेटी बनाई। पूरी तरह बंद नहीं की थी, उस टाइम तो चल रही थी जब बनाई थी तो, और इसका नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने इसके बाद इसका नाम रख दिया। कमेटी खत्म हो गई थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी खत्म हो गई और क्या बनाया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे हम लोग पहले ये क्या इशू करते थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्होंने शुरू किए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS इशू करती है। हम तो बड़े परेशान हुए, हम तो पहले इनकी कॉपी मार रहे थे अभी, और आपने एकदम से बंद कर दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम और उसकी जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया, और हम भी जाके इसके मेंबर बन गए। और अब एकदम 154 कंट्रीज के आसपास जाकर इनके मेंबर बनी। पहले 75 ही थे। ये पूरे वर्ल्ड को अपनी तरफ कर रहा है। यूएसए देखो अकेला खड़ा है उस साइड से, बहुत कोई 4-5 कंट्रियां उसकी बात मान रही हैं, वो अपना अकेला चला रहा था काम। इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इशू किए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए, और 154 कंट्री के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है, इसके जाके मेंबर बन गए। अब हमने इससे पूछा, यार अब तू नए इशू करेगा, जो पुराने बना रखे थे उनका क्या होगा तेरा? 2001 में ये जाकर पूरा तैयार हो गया, जो इसने नया सिस्टम बनाया था। इसने कहा 2001 तक तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को ही पावर दी कि आप IAS इशू करो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और 2001 के बाद तुम खत्म हो जाओगे और हम शुरू कर देंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। और जितने भी IAS है हम उनको मान लेंगे, ऐसा नहीं कि वो कैंसिल हो गए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2001 तक था, 2001 के बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू होने शुरू हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी टफ बात जरूर है, एक बार थोड़ा सा आपको समझने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप मेरी बात समझे, हमारे लिए जरूरी भी तो यही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब हमारे इंडिया वाले तो यहीं पे अभी तक तो हम दुखी थे, हम तो अभी सेबी बनाकर नहीं हटे थे। आपने 99 में चेंज किया, हमने सेबी बनाई 92 में। अभी तो हमारी सेबी छोटी सी थी, बड़ी भी नहीं हुई थी। उसके बाद हम चलने शुरू हुए, आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग वो IAS बंद कर दिए। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो IAS के अकॉर्डिंग चल रहे थे। किस किस को मेरी बात यहां तक समझ में आ चुकी? मैं पहले इतनी बातें लिखवाना चाहता हूं, अब मैं आपसे लिखवाऊंगा
आप मेरी बात समझे, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड तक लिख चुके हैं। अब मैं आपको लिखवाऊंगा कि हम सेबी बना बैठे हैं। सेबी बनाने के बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम आ चुके हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं, और 2001 तक क्या एप्लीकेबल है और 2001 के बाद क्या एप्लीकेबल है। अब मैं बार बार आपसे बात करूंगा IFRS, तो आपको पता चल जाना चाहिए, US GAAP, IAS, AS, तो पता चलना चाहिए कहानी क्या बोल रहा हूं मैं। जब तक यही नहीं पता चलेगा, बस वैसे धक्के से मैं AS कराऊंगा, मैं ये कहूंगा, धक्के से फिर इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। समझो कहानियां कब कब क्या क्या हो रही हैं। करूं मैं शुरू? आ जाओ, इन बातों को लिखवाता हूं मैं आपको। अब मैं पहले सेबी के बारे में लिखवाता हूं कि सेबी का जन्म हो चुका। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, फर्स्ट टाइम established in 1988 as नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ से इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसका कोई एक्ट नहीं था अपना। नाइनटीन 1988 में सबसे पहले ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी बनी। फिर लिखे its work regulating the security market। इसका काम था सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जितना भी काम हो रहा है उसको रेगुलेट करना। सिक्योरिटी मार्केट में जितना भी काम हो रहा है उसे रेगुलेट करना। In 1992, SEBI become in power। 1992 में SEBI पावर में आ गई विद SEBI एक्ट। पावर में तभी आते जब आपका एक्ट बन जाता है, जैसे ICAI का अपना एक्ट है। जब तक आपका एक्ट नहीं बनता तब तक आप पावर में नहीं आते। SEBI Act 1992 by Parliament of India। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जरिए आप पहली बार पावर में आ चुके, SEBI आ चुकी। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं दिखाऊं कि आपको SEBI, थोड़ा आपको एक आइडिया हो जाएगा। आपको आइडिया रहता है इससे कि जी हां SEBI ऐसी है, यहां पर है, दिल्ली में इसका ऑफिस भी SEBI। ये SEBI की बिल्डिंग है, ये तो CBI की आ गई। SEBI पूरा लिखूंगा इसको, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। हाँ यही है। ये है SEBI की बिल्डिंग, ये ऊपर आई थी, ये रही। ये है SEBI की बिल्डिंग न्यू दिल्ली में। ये भी इसका काम है सिक्योरिटी मार्केट को, जो सिक्योरिटी मार्केट में शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करना, वहां कोई घपला ना हो जाए। पहले सब कुछ ICAI के पास बहुत ज्यादा पावर थी। अब जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, नई नई बॉडीज बनाते जा रहे हैं, इनको एक्ट देते जा रहे हैं। 1992 में ये बना दिया, आप सोचो हमारा काम कम हो गया होगा। वरना शेयर मार्केट के लोग हमारे पर पूरा यकीन करते थे, SEBI आ गया, अब वो सारा कुछ देखता है इसके काम को। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा वो भी दिखाओ क्या आपको, वो IFRS का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लंदन। ये रहा
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये है इनकी बिल्डिंग लंदन में। यहां पे वो कमेटी की सारी मीटिंगें होती हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो आप मेरी बात समझिए, अभी तक हम कहां पहुंच चुके? सिक्योरिटी तक पहुंच चुके। अब मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में आपको लिखवाता हूं। लिखिए IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन 1999, याद आ गया ना, 1999 में यह आया था पहली बार, एस्टिब्लिश्ड। एक कमेटी। मैं बाद में आपको एक छोटा चार्ट बना दूंगा जिससे आपको ये बातें सारी याद रहेंगी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये वही लंदन में ही है। इन 2001, 1/4/2011 को, 2001 को इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू किया। इशूड IFRS, इंटरनेशनल। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, सीए करना बहुत आसान है। इसमें आपके अंदर दम चाहिए सुनने का। आप लोग क्या कोशिश करते हैं? किसी तरह से मजाक हो जाए, किसी तरह से हंस लेना, थोड़ा सा कोई बहाना बन जाए, जबकि ये है नहीं ऐसा कोर्स। इस कोर्स में डिटेल डिस्कशन के साथ पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बिना बातें बताए चल सकता था। मैं बार बार बोल देता सेबी ने ये कहा है, आप मन भी नहीं करता सेबी के बारे में पूछने का। बस मैं वो वाला टाइम आपके मजाक में गुजारता हूं। जबकि अगर असली सीए बनना है तो हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए। आपको पता है 80% सीईओ को ही नहीं पता ये बातें, क्योंकि वो कोचिंग लेके सीए बने, उन्होंने ये सब बातें पढ़ी ही नहीं, ना पढ़ाई किसी ने। उनको पता ही नहीं कि ये सब बातें ऐसे ऐसे चलती हुई आई हैं। ये रिक्वायरमेंट जरूरी है। चलो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इन 2001 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी रिप्लेस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो कमेटी बंद कर दी गई 1999 में बना ये, लेकिन टाइम लगता है। उन्होंने साल 2 साल देखा कि कौन कौन मेंबर बन रहे हैं, सभी कंट्रीज के साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे तभी तो मेंबर बनाएंगे ना अपना। और अप टू 31/3/2001 all international accounting standard accepted after that IFRS issued। तब तक के तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसे ही रख लिया और उसके बाद IFRS देने शुरू करती है। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। नियर अबाउट 154 countries are member of इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 154 कंट्रीज आ चुकी हैं। क्या आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई? 154 कंट्रीज आ चुकी हैं मेरे पास अब हमारी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में। अब आपको वर्ड समझ में आ गया? कितने सारे वर्ड समझ में आ गए? मेरी बात ध्यान से समझना। अब आप लिखना मत, पहले मेरी वर्ड समझना। आप यूएस गैप समझ में आ गई,
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, इधर से वो फिक्की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस, इधर से सेबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन्होंने भी बनाया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, इंटरप्रिटेशन कमेटी है यहां पर भी। अभी तक हमारी कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। अगर आपको मुझसे इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ताकि मैं अपनी कहानी को आगे लेके जाऊं। मैं अपनी कहानी को आगे तभी ले जाऊंगा जब आप मेरी बातें यहां तक समझ जाओगे। आ जाओ, मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं और अब मेरी कहानी को समझने की कोशिश करना। आपको पता है सबसे पहले कौन सा साल था? 1494। बार बार रिवाइज करते रहे। किसने अकाउंट बनाई थी? लुको पैसिलियो ने। वो तो अकाउंट बनाकर चला गया। इसके बाद कौन आए थे लुको पैसिलियो के बाद? इधर से तो यूएस स्टार्ट हो गया और इधर से इंग्लैंड स्टार्ट हो गया। यूएस ने 1929 में क्या आया इनके यहां पर? स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। इन्होंने 1992-93 में क्या किया? यूएस गैप बनाकर रख दिया। अगर हमारे साथ बिजनेस करना है तो ये यूनाइटेड स्टेट जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे। ये इन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ने बनाया था। इधर से इंग्लैंड के अंडर हम चल रहे थे, लेकिन गांधी ने हमारे यहां पर क्या बनवा दिया? बनवाया गांधी ने नहीं था, बनाया तो बिरला और ठकराल ने मिलके था। गांधी ने तो सिर्फ राय दी थी। क्या बना के खड़ा कर दिया हमने? फिक्की, जो वो इस इशू करेगा हमारे बिजनेसमैन की। और आज भी ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊंगा बड़े सारे केस। मैं एक मीटिंग में गया था फिक्की की। उस मीटिंग में मैंने जो सुना मैं वो आपको बाद में बताऊंगा जब काम आए, जरूरत आएगी उसकी। फिक्की बन गया। फिक्की अब आज भी फिक्की में हर साल एनुअल मीटिंग होती है जिसमें प्रधानमंत्री जाके भाषण देता है। प्रधानमंत्री को जाके हम सारी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही है, हमारे इंडिया के बिजनेस में ये डूब रहा है, आपने ये टैक्स गलत लगाया हुआ है, फॉरेन वाले ये काम कर रहे हैं, इसको ठीक करके दो हमें, हम तभी काम कर पाएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं वहां पे। फिक्की आ गया 1927 में। इसके बाद क्या हुआ? 1948 में हम आजाद हो गए। जैसे 1948 में आजाद हो गए तो इंडिया अलग हुआ और इंग्लैंड अलग हो गया। अब जैसे इंडिया अलग हुआ तो हमें भी तो चाहिए था अपना जो हमारी अकाउंटिंग संभाले। तो हमने 1949 में क्या बना दिया? आईसीएआई, सबसे पुरानी बॉडी है जो कि संभालेगी पूरे बिजनेस को। इधर से हम बिजनेस संभाल ही रहे थे। अभी तक कौन सी अकाउंटिंग चल रही है? जो अंग्रेज चला के गए थे हमारे यहां पर। अब हमारे यहां पे अकाउंटिंग चल ही रही थी तो इन्होंने क्या किया? 1973 में क्या इशू बना दिया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए कि पूरे देश में ऐसी, वर्ल्ड में ऐसी अकाउंटिंग होनी चाहिए। और क्या बनाया? स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कमेटी बना दी। हमें कहा कि तुम क्या करना चाहोगे? हमने कहा आपके मेंबर बनेंगे, हम भी पूरे वर्ल्ड के साथ चलेंगे। हम इनके मेंबर बन के खड़े हो गए। अब हम इनको देख तो रहे हैं, देखते ही हमारे आईसीए को समझ में आया कि अगर हमें भी करना है तो हमारे पास भी ऐसी अलग से सिस्टम बनाना होगा सारा। तो हमने भी क्या किया? 1997 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन हुई। हम 1977 में ये बनाकर चल ही रहे थे आगे। हमें देखना था कि हमारा देश भी आगे बढ़े। हमने 1988 में 10 साल बाद सेबी के निर्माण की कोशिश की कि शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी अलग से होनी चाहिए। नहीं संभाल पा रहा आईसीए, सब कुछ गफले हो रहे हैं सारे। तो हमने सेबी बना दी। अब जैसे ही सेबी बनाई, लेकिन सेबी रेगुलेट नहीं हो पाई। 1992 में पार्लियामेंट में इसका बिल पास हुआ और ये रेगुलेट हुई, इसका पूरा एक्ट बन गया अपना। अब ये भी पूरी पावरफुल बॉडी है हमारे यहां पर। अभी आती जाएंगी इंडिया में कौन कौन सी पावरफुल बॉडी जो हमें दुखी करती है, अकाउंट्स में पंगे डालती है। आईसीआई को बड़ा दुखी करती है वो लोग। उनको देख के हमें उनसे पूछने पड़ते हैं अकाउंटिंग से बनाते हुए कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? 1973 में अब तो अपना काम कर ही रहे थे कि 1999 में
इसको दोबारा समझ में आया, क्योंकि इसको मेन मुद्दा ये है, ये चाहता है कि यूएसए पिछड़ जाए, उसकी कोई बात नहीं मान रहा, वो अपना अलग सिस्टम लेके चल रहा है। अभी बताऊंगा, ये भी वापस आने वाला है, हमारे पास मिलने वाला है आके ये भी। तो 1999 में इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया, और 2001 में तब ये बाकी लोगों से मिल रहा होगा, हम भी उठ के इसके मेंबर बन के खड़े हो गए। लेकिन सच बताओ, हम 1999 में मेंबर नहीं बने थे, अब की बार हम 2001 में मेंबर बने थे उसके, कि भाई साहब अब हम तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं है। उस दिन तो तुमने पहले दिन ही मेंबर बना लिया था। मान लो मेंबर बन ही गए, इसके बीच में मेंबर बन गए थे 99 से 2000 के बीच में। 2001 में इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बना इशू कर दिए। अब हमने इसे कहा, भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, हमारी तो अकाउंटिंग अभी कॉपी कर रहे थे हम आपको, और इतनी स्पीड से आपने चेंज कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि जो वर्ड में चेंज आ रहे हैं मुझे चेंज तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा वो क्या होगा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे आपने? कहता वो सेम चलेंगे। कोई बात। अब हमारे लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब हम लोग जो 2001 में IFRS आए हैं उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करें। पहले तो हमारे AS चल रहे थे, अब आपने फिर चला दिए। अब इंटरनेशनल ना, जैसे IFRS है, इनको फॉलो करने के दो तरीके हैं। या तो यूं के यूं अडॉप्ट कर लो, उसे बोलते हैं अडॉप्टेशन, या उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस करना। कन्वर्जेंस कर लो, तो सभी देशों के पास ये ऑप्शन होती है। कन्वर्जेंस में क्या होता है, आप इनके IFRS उठाओ, IFRS में अपने देश के अकॉर्डिंग चेंज करो जो आपको अपने देश में लगता है। जैसे कि हमने जब इन्होंने IAS निकाले थे, हमने अपने देश के अकॉर्डिंग चेंज किया था, AS बनाए थे, हमने सीधे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर दिए थे। ऐसे हमें आज भी लगता है कि अब बिल्कुल सीधे, हमारा देश इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि हम सीधे फॉलो कर लेंगे, और सीधे फॉलो हम कर नहीं पाएंगे तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हमें IFRS को कन्वर्जेंस सिस्टम से फॉलो करना है। लेकिन हम ये भी चाहते थे कि किसी भी तरह से यार पूरे IFRS आ जाए हमारे पास, ये दिक्कत ना है जैसे अब की बार दिक्कत आई। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया ही था, अभी काम ही कर रहे थे, आपने एकदम चेंज मारा, हमारी अकाउंटिंग फिर सारी उलझ गई। अब हम एडॉप्टेशन तो कर नहीं सकते, हमें कुछ चेंज के साथ लेना था, लेकिन हम सेम भी चाहते हैं। हमने अपने इंडिया में क्या किया, हमने इनके IFRS को कॉपी मारा, उसका नाम रखा इंड AS। क्या नाम रखा? इंड AS। नए AS आ चुके हैं जिसका नाम, तभी तो आपकी सारी चेंज हो रही हैं किताबें, सब चेंज हो जाएंगे किताबें धीरे धीरे। अब आ चुके नए इंड AS। अब इसमें हम इंड AS को कैसे फॉलो किया, हमने IFRS को पूरा कॉपी मारा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तो लगभग नंबर भी सेम है। इसमें हमने क्या किया, अगर आपका IFRS 1 था तो हमने आपको उसका नंबर दिया 101, इंड AS 101। ये स्टार्ट 101 नंबर से है। अगर IFRS नंबर 2 है तो हमारे यहां पर उसी से मिलती हुई बात इंड AS 102 में है। हमारी यहां पे नंबरिंग 101 से शुरू होती है। इंड AS की नंबरिंग 101, 102 यहां से शुरू होती है। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, हम अपने इंड AS में IFRS को कॉपी मारना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारा देश एकदम बड़ा होगा तो हम कहते कि यही IFRS है, बात खत्म हो जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने इनके जिन पॉइंटों को हटाया उनको अलग से लिख दिया, उसको हमने कह दिया कैनवरेज आउट, क्रेव आउट, क्रेव आउट।
हमें पता है कि हमारे आईएफ इंड एएस में क्रेव आउट ये है। क्रेव आउट मतलब इंड एएस से अलग अलग ये बातें हैं। हमने एक लिख दिया क्रेव इन। अगर हमें इनके अलावा अपने देश में कोई बात लगानी थी तो हमने लिख दिया क्रेव इन। तो अब हमें पता है हमारे इंड एएस में ये क्रेव आउट है, ये क्रेव इन है आईएफआरएस से अलग मुकाबले में। मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, ये क्रेव इन है, ये क्रेव आउट है। क्रेव इन मतलब ये इंड एएस से, क्रेव इन मतलब ये इंड एएस से एक्स्ट्रा बातें हमने बताई हैं। क्रेव आउट मतलब हमने इंड एएस की ये बातें नहीं मानी है। इससे हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स को जब भी एकदम हम आईएफआरएस बनाएंगे दिक्कत आएगी ही नहीं। तो जल्दी बताओ, हम आईएफआरएस को फॉलो करने के लिए क्या करते जा रहे हैं? इंड एएस बना रहे हैं। और इंड एएस बनाएगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही। इंड एएस बना रहे हैं। इंड एएस में हमने कौन सा सिस्टम लगाया है, अडॉप्ट किया है? एडॉप्टेशन या कन्वर्सेंस? कन्वर्जेंस ऐसे बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंस प्रोसेस फॉलो किया है। इसमें हमने क्या चीज की है? क्रेव आउट, क्रेव इन। कौन से हम आपके साथ मान के चलेंगे, कौन से नहीं मान के चलेंगे, किस किस को मेरी ये बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। हमने 2015 में इंड एएस बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने कब इशू किए थे? 2001 में। 2015 में इंड एएस तो हमारे चल ही रही है। यहां पर हमने अकाउंटिंग का एक और तरीका बना दिया, इंड एएस रूल 2015। एएस तो हमारे चल ही रहे हैं। अब हमारे इंडिया में 2 अकाउंटिंग सिस्टम चल रहे हैं इस वक्त। इंड एएस के हिसाब से अकाउंट बनानी है और एएस के हिसाब से अकाउंट बनानी है। मैं आपको सिखाऊंगा किसको इंड एएस के हिसाब से बनानी है, किसको एएस के हिसाब से बनानी है। ये बातें तो बाद में करेंगे अब, लेकिन अब 2 रूल हो गए हैं। कब हुआ ये सब कुछ? 2015 में। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मैं आपको इंड एएस रूल 2015 के बारे में ये बातें लिखवाऊं? अब हमारे पास इंड एएस रूल आ गए हैं। ये तो मैंने लिखवा दिया ना कि 2001 में ये हो गया। अब तो मुझे ये लिखवाना कि इंड एएस आ चुके हैं हमारे पास 2015 में। और जो एएस है ना, एएस जब जब चेंज होते हैं हम उनका उस साल डालते हैं। सबसे पहले एएस में बहुत ज्यादा चेंज आया था। बंद तो 1970 में गए थे। 2006 में बहुत ज्यादा चेंज आया। हमने सोचा था जब 2001 में इन्होंने इंड ये आईएफआरएस दिए, हम लोग तभी एएस में चेंज कर लेते हैं। हमने 2006 में बहुत ज्यादा चेंज करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। आखिरकार हमें 2015 में आकर जबरदस्त चेंज लाने पड़े, इंड एएस लेकर आने पड़े। हम धीरे धीरे इसको खत्म कर देंगे और इंड एएस में चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अभी हम आगे भी चलेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है 2006 के बाद। अभी ज्यादा चेंज आने शुरू हो गए हैं। मैं अब आपको इंड एएस रूल 2015 लिखवाऊं। आप सोचो मैंने क्या लिखवा दिया? 9049 लिखवा दिया मैंने आपको, 1494 लिखवा दिया, 1929 यूएस गैप लिखवा दिया, फिक्की लिखवा दिया मैंने आपको। फिक्की के बाद 1973 में क्या हुआ लिखवा दिया। हम इसके मेंबर बन गए, लिखवा दिया मैंने आपको। 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन चुका हमारा। सेबी बन चुकी अब तक हमारी, सेबी बनाया हम। सेबी बनाने के बाद मैंने 1999 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी लिखवा दिया आपको कि 2001 तक ये काम हो गया है। अब तो मैं क्या लिखवाने वाला हूं कि हमने जी इंड एएस रूल बना दिए 2015 में। और फिर हमने एएस में बड़ा सारा चेंज किया, और एएस में मैंने बहुत सारा चेंज किया 2006 में चेंज किया, अभी फिर चेंज किया 2020 में। बताऊंगा क्यों। चलो आ जाओ मेरे साथ लिखना शुरू करें अब इंड एएस। इंड एएस रूल 2015। आईसीएआई डिसाइड, ICAI decided to converge the IFRS। समझ में आ गया आपको? कन्वर्ज द IFRS। हमने सोचा हम IFRS को कन्वर्ज करेंगे, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे।
not to adopt the IFRS। हमने कहा कि हम IFRS को अडॉप्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। मैं यहां पे नोट में लिखवा देता हूं कन्वर्ज का मीनिंग और उसका मीनिंग वैसे लिखवा रहा हूं। नोट, नोट का मतलब होता है मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूं, इसका क्या मतलब है। अडोप्टेशन मींस एक डेट बता देंगे, इस डेट को इस एंटिटी को IFRS लगाने, बात खत्म, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। लिखिए कंट्री सेट्स ए स्पेसिफिक टाइम टेबल, एक डेट बता देंगे कि इस दिन से व्हेन स्पेसिफिक एंटिटीज, भाई ये वाली कंपनियां वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज IFRS issued by इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बात खत्म होगी बस। ये होता है अडोप्टेशन। कंट्री बोलती है हां जी कल से जो कंपनियां कपड़ा बनाती हैं वो IFRS लगाएंगी, बात खत्म होगी बस, कल से लगाएंगी। 15 दिन के बाद जो वैसे 15 दिन सालों का गैप होता है, 15 दिन के बाद जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं वो कंपनियां IFRS लगाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं अडोप्टेशन। हमारे इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हमारे इंडिया ने क्या किया, लिखिए कन्वर्ज मींस, हमारे इंडिया ने क्या किया, कंट्रीज विल डेवलप हाई क्वालिटी, countries will develop high quality compatible accounting standards। अब यहां तक बात समझ में आ गई। इंड एस रूल आए, भाई ICAI ने डिसाइड किया कि हम कब नए प्रोसेस लगाएंगे। अब लिखो उन्होंने क्या किया, ICAI प्रिपेयर, वैसे ये हमारे यहां पे किसने बनाया होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बैठा है हमारा ICAI का। नहीं बात समझ में आई? ICAI मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो हमने बना रखा है वो बनाएगा अब सब कुछ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशूड IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। IND-AS ऑलमोस्ट सेम टू IFRS, ये बिल्कुल उसकी तरह ही है, बट विद फ्यू क्रेव आउट्स और क्रेव इन। अब मैं बार बार क्रेव इन क्रेव आउट बोलता रहूं, आपको समझ ना आए तो बेकार की बातें है ना ये। और आपको रीजन भी समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों करना है। आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ऐसा तो होना चाहिए ना। अब देखो अब हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, IND-AS तो आज बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना हो, तो क्रेव आउट क्रेव इन बनाए ना क्या। आप खुद सोच के देखो, ये बनने चाहिए। क्रेव आउट क्रेव इन so many in crave out and crave in to make them suitable for
इंडियन एनवायरमेंट। भाई आज के एनवायरमेंट को देखते हुए हमारे यहां पे के लिए सुटेबल हो जाए, इसलिए हमने आईएफआरएस की जगह इंड एस बनाए हैं। आईएफआरएस के अंदर वो सेम ही है, बस मैंने उसमें क्या किया, क्रेव आउट्स और क्रेव इन डाल दिए ताकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना आए। मेरी बात समझ में आ गई? दीज कंट्री, मैं लिखवा देता हूं क्रेव इन क्रेव आउट का मतलब क्या होता है, ये लिख लो नोट्स। क्रेव आउट्स certain changes have been made considering the economic environment of the country। कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। These changes is called crave outs। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और आप खुद सोच के देखो बच्चों, ये जरूरी है या नहीं है? अब तो आप बैठे हो, अब तो हिस्ट्री आपने लिखनी है। आने वाली पीढ़ी के ये क्या डाल के चले गए, क्रेव आउट क्रेव इन। आज की सिचुएशन तो देख लो, तो तब तक देश पूरा डेवलप हो चुका है, इनकी जरूरत ही नहीं होगी, कटा देंगे। लेकिन आज तो सोच लो यार, हम आज कहां जाएं? और हम तो बड़ी संभल के चल रहे हैं, क्रेव आउट क्रेव इन। हमें फ्यूचर का क्या पता, संसारी से तो चल ही रहे हैं ऐसे। वो कहने एएस क्यों बना दिए तूने? वो भाई जब इंड एएस थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, हमें उनकी कॉपी करनी थी तब, बल्कि ये गलती रह गई, हमें देख लेना चाहिए था हम क्या चेंज कर रहे हैं। आज उस गलती से हम समझ रहे हैं कि ऐसे चेंजेस दिखा के रखो ताकि एकदम चले जंप कर जाएंगे। और आज की डेट में बताओ, यूएसए ने भी कह दिया कि मैं भी इंडिया वहां पर आ जाऊंगा, आईएफआरएस पर बंद करूंगा अपने यूएस का, ताकि पूरा वर्ल्ड एक हो जाए। जब 154 कंट्रियां इधर आ गई, उसके पास कंट्रीज ही नहीं है। वो भी इधर शिफ्ट होने वाला है थोड़ी दिनों में। क्रेविन, certain changes have been, ऐसे लिखो ना, ऐसे इतना बड़ी बातें ना लिखो, छोटी सी बात लिख लो। एडिशन नोट्स इशू कर देता हूं, इतनी बड़ी बातें लिख के और कंफ्यूज रहोगे आप। एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस। इंड एएस में एडिशन गाइडेंस दी गई है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब एक्स्ट्रा गाइडेंस फ्रॉम आईएफआरएस, extra guidance from IFRS। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब तक देखो हमने पूरी कंट्री में अब तक हम क्या कर चुके, ठीक है? पूरी कंट्री में अब तक हम क्या कर चुके। वैसे हमारे पास एएस रूल भी है, हमारी 2 अकाउंटिंग चल रही है, पता है ना आपको? हमारी 2 अकाउंटिंग चल रही है। कौन कौन सी चल रही है यहां पर? ये चल रही है 2, एक इंड एएस रूल 2015, एक एएस रूल 2006। 2020 में हमने बड़े मेजर चेंजेस किए हैं इसके अंदर, इस वाली अकाउंटिंग के अंदर। मैं आपको बताता हूं पहले, उसके बाद एक बार बस छोटी छोटी सी बातें रह गई हैं, उसके बाद तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी सी बातें रह गई हैं। 1494 में क्या हुआ था, जल्दी बताओ। कौन आया था? लुको पैसिलियो। उसने क्या किया था? लुको पैसिलियो ने डबल एंट्री सिस्टम बनाकर चला गया था।
उसके बाद क्या हुआ था? 1929 में इनका स्टॉक एक्सचेंज गिरी, 1990 1932 33 में इन्होंने 1990 22 23 में क्या किया? इन्होंने यूएस गैप बना दिए, और यूएस गैप बनाने के बाद इनके किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट से बनाए। इसके बाद इधर से इंग्लैंड खड़ा था, इसके हमने 1927 में इंडिया ने फिक्की बनवा दिया। हमारा फिक्की बनते ही 1948 में हम अलग हो गए। 1948 में अलग होने के बाद हमने क्या किया? आईसीआई बनाया अपना 1949 में। 1973 में इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी बनाई। हम उठा के इनके मेंबर बन गए। मेंबर बनते ही हमने क्या किया? हमने 1977 में इनकी कॉपी की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस की। हम 97 में ये बना ही रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हमारा देश बढ़ रहा है, आगे ठीक चल रहे हैं हम। और ये सारे काम कौन कर रहा है? सीए कर रहा है। अब सीए करता ही आ रहा था, लेकिन काम बहुत बढ़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया? यहां पर एक अलग से कमेटी बनाई। 1988 में सेबी बन के खड़ा हो गया, लेकिन रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं थी, पावर नहीं थी। 1992 में सेबी एक्ट बना, और इसके बाद एक पावर आ गई कि अब ये इससे पूछा गया कि तुम भी अकाउंट का काम करोगे? कहता नहीं, मैं अकाउंट का काम नहीं करूंगा, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज है उनको ध्यान रखूंगा। अब बड़ी सारी बॉडीज आनी शुरू हो जाएंगी। अब हमने 1977 में बना के चल ही रहे थे, तो क्या हुआ इनको? 1999 में इनको समझ में आया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दे। हम भी जाके मेंबर बन गए। 154 कंट्रीज मेंबर बनी। 2001 में इन्होंने क्या किया? 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड चालू रहा, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कमेटी हटा दी, और इसने आईएफआरएस इशू किए, आईएफआरएस कमेटियां बनी। हम तो परेशानी में ही चल रहे थे अभी। हम 1992 से भी आगे ही बढ़ रहे थे कि हमारे पास रूल, ये वाला तो रूल चल ही रहे थे। हमने अभी 2006 में पहले कोशिश की, 2001 में इन्होंने किया था, हमने 2006 में कोशिश की कि एएस रूल, हम अपने एएस को चेंज कर ली। ये वही पुराने एएस है, लेकिन हमने इनमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, इसलिए हमें नया बनाना पड़ा, और बनाना पड़ा एएस रूल 2006। लेकिन तब भी देखा बात बनी नहीं 2006 के रूल से, आखिरकार हार के इंड एएस रूल 2015 बनाने पड़े हमें। आज कुछ लोगों को एएस रूल 2006 लगाने हैं, कुछ लोगों को इंड एएस रूल 2015 लगाने हैं। और इंड एएस रूल 2015 को बनाते टाइम मैंने आपको बता दिया हमने क्या क्या सावधानियां बरती है। इस बार हमने कवरेज इन, कैवरेज आउट रखा है। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी हम चल ही रहे थे। अब हमारे देश में आपको बताऊंगा, कुछ लोग ये लगा रहे हैं, कुछ लोग ये लगा रहे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा ये बातें। अभी हम चलते ही जा रहे हैं। ये भी किन्होंने क्या किया? कह रहे 1/4/2001 के बाद आईएफआरएस है, उससे पहले के आईएएस को मानते हैं। हमारे इंडेस के रूल कब से शुरू हो रहे हैं? 101 से। वो किसकी कॉपी है? आईएफआरएस की। जो हमारे एएस है वो किसकी कॉपी है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। उनके और हमारी नंबरिंग सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना? यहां तक तो हम चलते ही आ रहे हैं अभी तक। 2018 में 2006 के बाद बड़े स्कैम होने शुरू हो गए। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, सत्यम स्कैम हुआ, बड़े स्कैम होने शुरू हो गए। सीए इंस्टीट्यूट की बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि आपके बस का काम संभालना हो ही नहीं रहा, आप नहीं कर सकते काम, आपके सीए जो काम कर रहे हैं उसमें गफले आ रहे हैं। हम एक और बॉडी बनाएंगे जो संभालेगी पूरे अकाउंटिंग के काम को। हमारा सीए इंस्टीट्यूट लड़ना शुरू कर देता है अगर कोई बोल दे बॉडी बनाएंगे हम एक और अकाउंटिंग बॉडी बनने का मतलब है हमारे ऊपर खतरा आना शुरू हो गया। हम इतने पुराने बैठे, हम कैसे हटाने देंगे? मैं आपको बताऊंगा, हम इन सबसे बड़े मिलजुल के रहते हैं ताकि कोई भी अलग बॉडी की बात ना करे। आखिरकार 2018 में नफरा आया।
2018 में नफरा का निर्माण हुआ, यह भी अपने आप में एक बॉडी और एक्ट के थ्रू बनी। और 2018 में नफरा से हमें पूरी सोच लो नफरत है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हमारे इंडिया में नफरा बन गया। नफरा का काम क्या है? जो भी सीए काम करेगा उसको चेक करना। आज तक हमारे काम को कोई चेक करने वाला नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो भी काम करती है नफरा से पूछती है, कहती है नफरा इसने एएस बनाया, लगाऊं कि ना लगाऊं? हमारे एएस की वैल्यू डाउन कर दी। नफरा बताता है लगाए ना लगाए। नफरा में 16 मेंबर है, एक चेयरमैन है, 15 आदमी और है, 16 आदमी कमेटी के अंदर बैठे हुए नफरा के अंदर। हमारा आईसीए तो कह रहा था एक काम करते हैं, अपने सीए को नफरा में लगवा देते हैं। नौकरी तो है गवर्नमेंट के अंडर, अपना सीए ही वहीं बैठा होगा, नफरा भी अपने अंडर आ जाएगी। लेकिन आज की डेट में नफरा में बड़ा परेशान कर रही है। 2018 में नफरा आ चुकी है जो हमारे सीए के काम को अब चेक करेगी। अब आप समझो कितनी अथॉरिटीज आ चुकी हैं। नफरा को अपने साथ मिला जुला के रखना जरूरी है या नहीं? बताओ, सेबी को अपने साथ मिला जुला के रखना जरूरी है कि नहीं? फिक्की को अपने साथ मिला के रखे ना रखे? अगर हमने एक की भी बात ना मानी ना, सारे हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हमारा इंस्टीट्यूट डूब जाएगा। हमें इन सब की बातें माननी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा एएस भी हम इनसे पूछ पूछ के निकालते हैं। एएस अभी आगे बताऊंगा एएस कैसे बनते हैं। जैसे ही 2018 में नफरा आया, हमने दोबारा फिर अपने एएस को चेंज किया और नए रूल बनाए। 2020 एएस रूल 2020, वही एएस है। ये चेंजिंग आती जा रही है, इधर से इंड एएस रूल चलते आ रहे हैं। मैं आपसे कहूं ना एएस रूल 2020, ये मत समझ लेना नए वालों की बात कर रहा हूं, पुराने वालों के एएस की बात कर रहा हूं। मैं कहूं इंड एएस रूल 2015 तो नए वालों की बात कर रहा हूं जो बन रहे हैं। हमारे आईसीआई ने कहा इंटर में बच्चों को एएस रूल 2006 पढ़ा दो सारे, मतलब 2020 में जो नए हो रहे हैं। पुरानी अकाउंटिंग सिखा दो पूरी, फाइनल में आके हमें इंड एएस सिखा देंगे। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है? आपको यहां तक समझ में आई है हमारी अकाउंटिंग कैसे चल रही है? बाकी बातें बाद में करते हैं। आप ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। मैं आपको यहां तक की बातें लिखवा चुका, बाकी बातें भी आके लिखवाऊंगा। ठीक है, आप लोग एक बार थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, फिर बातें करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। आप रिवीजन जरूर करके आना।